गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है भाई? यस सर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको। एक क्या होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी जब फ्लूइड कोई रेस्ट पे है उसकी प्रॉपर्टीज, और एक क्या होता है फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन, है ना। पहले ये वाला पढ़ेंगे हम, बाद में ये पढ़ेंगे। अच्छा, फ्लूइड कहते किसे हैं? फ्लूइड क्या है? व्हाट्स अ फ्लूइड? बताओ, अपने विचार प्रकट करो इस बारे में। कोई भी। सॉलिड्स और फ्लूइड्स में डिफरेंस क्या हो सकते हैं? फ्लूइड ले लेते हैं एक तरफ सॉलिड ले लेते हैं। क्या मेजर डिफरेंस है? स्टेट का। मतलब स्टेट मतलब लिक्विड और सॉलिड वाला क्या है? नहीं नहीं। एयर भी एक फ्लूइड हो जाती है ना उस तरीके से। टेक्निकली एयर इज आल्सो फ्लूइड। चलो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो है उनका एक डेफिनेट शेप होता है ना, डेफिनेट शेप। ठीक। फ्लूइड्स में नो डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप। वॉल्यूम हो सकता है इनके पास, डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है ना, डेफिनेट वॉल्यूम लिख देते हैं। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही है वो, लेकिन वो 1 लीटर पानी के शेप के कंटेनर में रखा हुआ है, उसके हिसाब से उसका शेप अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, दे हैव अ डेफिनेट शेप, ऑब्वियसली डेफिनेट वॉल्यूम तो है ही। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फ्लूइड्स कैन फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। फ्लो करने का मतलब क्या होता है ना, इसको समझते हैं। देखो, हालांकि ये चीज हम आगे चल के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। तो इस तरह से एक वॉल्यूम ले लो आप, इस तरह से फोर्स लगाओ इस पे, तो ये फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट करेगी उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव। अभी इस फोर्स को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये कैसा स्ट्रेस बन जाएगा? कोई भी। ये फोर्स कंप्रेसिव है, मतलब इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं फोर्स के डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, ये वाला ऊपर की तरफ हो जाए, ये वाला नीचे की तरफ हो जाए, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? फिर ये स्ट्रेस क्या कहलाएगा? एक्सपैंड। ये टेंसाइल कहलाएगा बेटा ना। उसमें उसको बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि अगर इस तरह से फोर्स लगाएं हम इधर और इधर, नोट करना दोनों केस में नेट फोर्स 0 है, चाहे उधर हो चाहे इधर हो। तो ये जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो टेंसाइल या टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा एक तीसरा तरह का स्ट्रेस होता है जो सरफेस के पैरेलल लगता है। इससे क्या होता है, शेप बिगड़ जाता है, यानी कि ये जो हमारा क्यूब जैसा दिख रहा है आपको, ये थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, इस तरह का शेप ले लेगा, ये आगे की तरफ झुक जाएगा। इसको हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, है ना। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे होंगे तब। बट आप इसको इमेजिन कर सकते हो, है ना, कि एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स को अपने दोनों हाथों के बीच में रख लो, है ना, अपने पाम्स के बीच में, और एक पाम को फिक्स रखो नीचे वाले को, और ऊपर वाले पाम को पैरेलल टू दी अदर पाम
चलाने की कोशिश करूं, तो वो जो बॉक्स होगा वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो उसको कैसा स्ट्रेस लग रहा है उसके ऊपर, shearing. शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है। अब फ्लूइड्स में होता क्या है, एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ समझ लेते हैं। फ्लूइड्स में शेयरिंग स्ट्रेस को झेलने की एबिलिटी नहीं होती है। बॉडीज जो होती हैं, या हम कहेंगे सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनके पास इनको रेजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन फ्लूइड्स के पास शेयरिंग स्ट्रेस को झेलने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी द मोमेंट एक लेयर ऑफ फ्लूइड, इमेजिन करो ये एक लेयर ऑफ फ्लूइड है, ये दूसरी लेयर ऑफ फ्लूइड है, इसको अगर शेयरिंग स्ट्रेस लगा तो ये रेजिस्ट नहीं करेगी, आगे चल पड़ेगी। और इसी चल पड़ने को हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं, है ना। व्हेन वन लेयर ऑफ फ्लूइड स्टार्ट्स मूविंग अगेंस्ट अदर लेयर ऑफ फ्लूइड, इसको हम कहते हैं मोशन या फ्लो। तो फ्लूइड्स बहुत इजीली फ्लो कर जाते हैं, है ना। यानी टेंडिंग टू जीरो भी शेयरिंग स्ट्रेस अगर उन पर लगा तो वो फ्लो कर जाते हैं। टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसे देख लो कि एक ग्लास में हम हनी भर लेते हैं। हनी इसलिए फ्लो होता है, बड़ा अच्छा लगता है ना, पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, तो उसके फ्लो को देखने में मजा नहीं आता। हनी में पानी से ज्यादा क्या होती है, हनी में Density. डेंसिटी, नहीं सर, वो वही, हाँ, हाँ, क्या होती है, सर डेंसिटी तो होता है वो। विस्कोसिटी कहते हैं बेटा उसे, विस्कोसिटी, है ना। विस्कस ज्यादा होता है, वो विस्कोसिटी भी क्या होती है वो हम बाद में चल के समझ लेंगे। तो विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका फ्लो जो होता है वो धीरे लगता है हमें, ये बात सही बात है ना। तो उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ फ्लो समझ में आ रहा है हमें, कैसे लेयर मूव होना शुरू हुई। तो अभी ये ग्लास हमने सीधा रखा हुआ है, इट इज फिल्ड विद हनी। इसको हल्का सा भी टेढ़ा करेंगे तो वो हनी जो है वो फ्लो कर जाएगा कि नहीं, सोच के देखो। थोड़ा सा भी टेढ़ा करें तो आपको एक लेयर आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख जाएगी, हाँ, है ना। तो यही चीज है कि वो जो शेयर यहाँ पे प्रोड्यूस किया, वो कौन सी फोर्स ने किया समझ सकते हो। टेढ़ा करने पे, ग्लास को टेढ़ा करने पे कौन सी फोर्स है जिसने शेयर लगाया। ग्लास सीधा था तो शेयरिंग फोर्स नहीं था, टेढ़ा करते ही कौन सी फोर्स आ गई जिसने शेयरिंग लगाया। gravitation. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वो जो साइन थीटा कंपोनेंट होता है इंक्लाइंड प्लेन वाला, याद आ रहा है ना। वही वाला कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर शेयर प्रोड्यूस करने लगेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड से उनको डिफरेंट बनाती है, वो है दे हैव नो एबिलिटी टू रेजिस्ट शेयरिंग स्ट्रेस, दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एक और बहुत अनोखी बात जो है जिससे हमें इस चैप्टर की शुरुआत करनी होगी, चलो पहले एक और टर्म समझ लेते हैं, फ्लूइड डेंसिटी समझ लेते हैं। फ्लूइड डेंसिटी है ना, कुछ बेसिक टर्म्स है। डेंसिटी वैसे तो सबको पता ही है, डेंसिटी क्या होती है, रो लिख देते हैं इसको, मास अपॉन वॉल्यूम, सही है ना, क्लियर है सब पे, मास अपॉन वॉल्यूम, Yes sir. ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, तो हर फ्लूइड की अपनी एक डेंसिटी होती है जैसे किसी भी सब्सटेंस की होती है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन डेंसिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी को मालूम है कितनी होती है, प्योर वाटर की अगर बात करें तो डेंसिटी कितनी होती है, 1 वन, the हम्म, हम्म, 1000 ग्राम होती है ना। हाँ 1000 ग्राम नहीं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, या 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर समझते हो सब लोग, डेसीमीटर
1/10 ऑफ अ मीटर, 10 Yes. सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे, है ना। कभी कभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 लीटर, 1 लीटर पर किलोग्राम, ऐसा भी कह सकते हैं। पर किलोग्राम तो नहीं कहेंगे, 1 लीटर पर डेसीमीटर क्यूब। एनीवे, चलो इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पानी को ऐसे समझते हैं कि अगर आप एक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएं, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का, तो हाउ मच वाटर विल इट होल्ड? 1 किलो या 1 लीटर पानी कह देंगे, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हम 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट भी कहते हैं ना। समझ गए बात? क्या कहते हो? अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक टंकी बना लो पानी की, तो इसमें 1000 किलो पानी आ जाएगा। 1000 लीटर भी कह सकते हैं हम इसको, 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है ना। और आइस के बारे में बात करें, आइस पानी से हल्का होता है कि भारी होता है? हल्का होता है। हल्का होता है ना। तो ये करीब करीब 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होता है ना। ये सब हम आगे देखेंगे। अच्छा, सिल्वर के बारे में बता सकते हो, सिल्वर कितना भारी होता है? किसी को कोई आइडिया? 9800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी पानी से कितने टाइम ज्यादा भारी हो गया है सिल्वर? पानी से कितने टाइम्स भारी हो गया? 9.8 टाइम्स। गोल्ड के बारे में बात करें, गोल्ड ज्यादा डेंस होता होगा सिल्वर से कि कम होता होगा? ज्यादा ही होगा। ज्यादा होता है ना। 19200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली होते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट डेंस, नॉट द मोस्ट डेंस। 19,200, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का सॉलिड गोल्ड हो, तो इसको उठाना कितना भारी हो जाएगा समझ सकते हो? 19.2 टन का होगा ये। वैसे तो आप कितने अमीर हो जाओगे वो एक अलग बात है ये होने के बाद, लेकिन संभव पूछ रहे हैं डायमंड की डेंसिटी क्या है। बेटा डायमंड, अलग अलग तरह के डायमंड होते हैं, उनकी डेंसिटी जो होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर हम कहें तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ डायमंड, है ना, ये 11 से लेके 20 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच में वेरी करती है ना। सारे डायमंड एक जैसे नहीं होते, बहुत लो क्वालिटी डायमंड से लेके हाई क्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो वो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे ड्रिलिंग वगैरह करने के काम आते हैं ना, बहुत डेंस होते हैं, वो इस रेंज में आते हैं जो 20 वाली साइड पे आते हैं, है ना। बाकी लो क्वालिटी डायमंड्स भी होते हैं जो लोअर एंड ऑफ द डेंसिटी स्पेक्ट्रम पे आते हैं, फिर भी पानी से बहुत ज्यादा डेंस है। तो ये सारी चीजें आई, सिल्वर गोल्ड की डेंसिटी जो है, ये सब हमें जब हम बॉयंसी की बात करेंगे ना तब डिस्कस करनी होगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह जब हम पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम समझ लेते हैं, आगे तक काम आएगी हमें, इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। और इसी का एक लार्जर टर्म है, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, दोनों को समझ लेते हैं। तो अगर तो आप डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख रहे हैं तो ये कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको लिख लो, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी।
इस लॉजिक से सोचना कि गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। 19.2 19.2 और आइस की कितनी हो गई 0.9 0.9। ठीक है ना। तो एक तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा कि जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से बड़ा नंबर है वो पानी से हैवी है, डेंसर है, और जो 1 से छोटा नंबर है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो पानी से कम यानी वाटर से कम डेंस है ना। एक फिगर हमारे दिमाग में आ जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल टेबल्स जो होती हैं उनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी होती है, तो ना तो अपने को पता लग जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, आप कोई भी दो मटेरियल ले लो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे डेंसिटी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ये वाला नॉमेनक्लेचर याद है सबको ना, 1 2 का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो ये रेशियो बन जाएगा, वो लिख लो इसको एक बार। अब ये रेशियो 1 से बड़ा आया का मतलब क्या निकला, मटेरियल 1 ज्यादा डेंसर है। 1 2 के रिलेटिव ज्यादा डेंस है, ये बात सही है ना। अगर ये रेशियो 1 से छोटा है इसका मतलब 1 2 के रिलेटिव कम डेंस है। बहुत ऑब्वियस सा मीनिंग हो जाएगा इसका, समझ जाएंगे बात। यस सर। ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आगे तक हमारे काम आती रहेंगी, तो इनसे अभी हम थोड़ा फेमिलियर हो गए। आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आपने अभी हम्म आइस सिल्वर गोल्ड की डेंसिटी बताई, हम्म। तो सर सबसे डेंसेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा? यार डेंसेस्ट क्या होगा मेरे हिसाब से, क्या होना चाहिए, रोडियम। चेक करना पड़ेगा, गूगल कर लेंगे, एक मिनट दे दो मुझे, है ना, एक मिनट गूगल कर लेते हैं। ऑस्मियम है यार, ऑस्मियम इज द डेंसेस्ट मटेरियल, है ना। कितनी है इसकी डेंसिटी ये भी बता देता हूँ मैं आपको, है ना। इसकी डेंसिटी है 22.59, मतलब रिलेटिव डेंसिटी। जैसे गोल्ड की 19.2 है तो इसकी 22.59 है। ठीक है जी। तो ऑस्मियम इज दी डेंसेस्ट। पैलेडियम की भी काफी होती है, गोल्ड से ज्यादा होती है। टाइटेनियम गोल्ड के थोड़ा सा बराबर ही होता है, हाँ ठीक है। तो अब हमने लिखा फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। इसको समझने के लिए सबसे पहले इन जनरल प्रेशर की बात कर लेते हैं। हालांकि बचपन में भी आपने प्रेशर के बारे में समझा ही होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये जानते हो सब लोग, ठीक है ना। तो सब लोगों ने वो कभी ना कभी इंजेक्शन लगा होगा सबको ना, सिरिंज देखी आपने। यस सर। सिरिंज जो होती है वो आगे से ऐसी होती है ना, और फिर ज्यादा उसके डिफरेंस पीछे पता नहीं चलता उसमें, किसका डिफरेंस, वही नोक और उसमें मतलब बहुत ज्यादा पतली सी तो होती है। ये कटी हुई होती है, कभी ध्यान देना, वो कट लगा होता है ना तो वहां जाके शार्प होती है वो। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो इस तरह से आपको ऐसे होल जैसा दिखाई देगा वहां पे उसमें। नहीं नहीं सर, मैं उसकी मतलब हाँ तो जैसे ऐसे भी ना, आपने ऐसे वो ऐसे बनाई ना कट उसमें के क्या। और फिर ऐसे बनी होती है वो, इस तरीके से आगे जाती है वो, ऐसे। ध्यान देना इस पे कभी, है ना, वो बिल्कुल मतलब वो वैसी नहीं होती जैसे नीडल पॉइंट होता है ना,
आपने वो पिन जो उसमें लगाते हैं बोर्ड में ना, वो तो ऐसी होती है, देखो ये है ना। सिरिंज में क्या होता है, यहाँ जाके एक इस तरह से कट बना होता है ऐसे, है ना, ताकि वो जो भी लिक्विड उसमें से फ्लो हो रहा है, अंदर आने वाला है बाहर जाने वाला, वो फ्लो कर सके। एनीवे, तो ये शार्प क्यों बनाई जाती है? शार्प क्यों बनाई जा रही है? पियर्स करने के लिए। हाँ, नहीं तो ये स्किन को ब्रेक नहीं कर पाएगी जब ना वो इंजेक्शन लगाना होगा। अगर मान लो हम, है ना, इंजेक्शन ऐसे लगाने लगे, मान लो इसको हम यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो ये फ्रंट से ऐसी हो जाएगी ये। अब अगर इसको, अगर हम किसी को इंजेक्शन लगाना चाहें तो हमें एक्चुअली उसे स्टैब करना पड़ेगा ऐसे ना, जैसे चाकू मारते हैं ना, ऐसे करना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये स्किन को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, ये स्किन को ब्रेक करना इजी है, क्योंकि यहाँ प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा, कोई एरिया कम हो गया यहाँ पे, वो टिप जो है बहुत कम एरिया का है। तो इससे जब हम फोर्स लगाएंगे, फिर आप देखो सिरिंज का जो पीछे पिस्टन लगा होता है वो बहुत बड़े एरिया का होता है, नहीं होता जिसमें हम हाथ लगा रहे हैं, यस सर। है ना। तो हमारे हाथ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमने इधर इंजेक्शन लगाया, ये हमारे हाथ में घुस गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्स तो बराबर लग रहा है ना। तो यहाँ एरिया ज़्यादा है तो हमारे हाथ को तो कुछ नहीं लगेगा, कम प्रेशर लगेगा। आगे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो स्किन को ब्रेक कर देगा। ये बात समझ गया मैं ना। तो दैट्स वाई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कील हो गई, है ना, या बुलेट का डिज़ाइन देखेंगे तो इवन जो बुलेट्स होती हैं वो आगे से कम एरिया की होती हैं, इस तरह का एरिया होता है उनका, है ना, ऐसा ये वाला हिस्सा जो है। तो ये हिस्सा जो हिट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, है ना। समझ गए बात? तो कहने का यस मतलब सर। हुआ कि प्रेशर जो है, फोर्स और एरिया का रेशियो है। लार्जर फोर्स ऑन अ स्मॉलर एरिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज ओके। फ्लूइड प्रेशर एक थोड़ा यूनिक तरह का प्रेशर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने बहुत सारी ईंटें जो हैं, ब्रिक्स जो हैं, वो ऐसे रख दी हैं, है ना, एक स्टैक बना देते हैं ब्रिक्स का, ये पहली लेयर हो गई, ये नीचे वाली लेयर्स हो गई, अब आप समझ सकते हो वी हैव स्टैक ऑफ ब्रिक्स। मैं यहां से फोर्स लगाऊं और आपसे कहूं कि ये वाली ईंट इधर खिसक जाएगी, होता है क्या कभी ऐसा? नहीं। नहीं होता। ये बात ठीक है ना, कि अगर हम एक स्टैक ऑफ ब्रिक्स पे इस तरह से फोर्स लगाएं तो ये इधर जाएगा, ऐसा नहीं होता, देखा हमने, ये बात ठीक है ना। अब इसी को कंपेयर करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर में, जिसकी साइड सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है, भरा हुआ पानी है, मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये कंटेनर ऐसे बल्ज कर जाएगा बाहर की तरफ, ऐसा होता हो सकता है क्या? हाँ सर, गुब्बारे ये में हो होता सकता था, बल्ज हो सकता है ना, जैसे बलून को करते हैं ना। अगर मान लो हमारे पास एक बलून है और अभी स्फेरिकल सा लग रहा है, हम इस पे इधर ऊपर से नीचे से फोर्स लगाएं तो ये साइडवेज बल्ज कर जाता है ना। है। हाँ यस सर। हाँ, तो इसमें और इसमें फर्क समझना, देखो कि जब हम किसी सॉलिड के ऊपर एक्सेस प्रेशर लगाते हैं, एक्सेस प्रेशर, ये टर्म बहुत अच्छे से समझना, आगे पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगी। तो वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली, ये समझ रहे हो, लॉन्गिट्यूडनली जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। इसको महसूस हुआ होगा ना ये वाला प्रेशर जो हमने लगाया, हम्म। लेकिन इसको महसूस नहीं हुआ। सही है ना। इस ईंट पे हमने जो फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया, इस वाली ईंट को फील हुआ वो, लेकिन साइड वाली को नहीं हुआ। लेकिन फ्लूइड में जब हमने एक्सेस प्रेशर लगाया तो वो साइडवेज भी फील हुआ। ये बात है कि नहीं? यस यस सर। अब सच्चाई असल में ये है कि ये सिर्फ साइडवेज नहीं फील हुआ, ये हर डायरेक्शन में फील हुआ, जो हम पास्कल्स लॉ में आगे चल के समझ लेंगे। कहने का मतलब है फ्लूइड्स में एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम एक्सेस प्रेशर लगाते हैं तो वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, हर डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता। फैल जाता है। हाँ, सही बात है ना, हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर जाता है। सही साइंटिफिक टर्म क्या होगी, प्रोपोगेट कर जाता है।
हम डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने से ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में बट के फैल गया, नहीं, वो क्या हो गया, जैसे मान लो कि हमारे पास, ऐसे एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं 10 पार्टिकल है फ्लूइड के, और हमने जो एक्सेस प्रेशर लगाया वो डेल्टा पी लगाया, तो सबको कितना फील होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना फील होगा, डेल्टा पी बाय 10 या डेल्टा पी? डेल्टा पी। डेल्टा पी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास 1000 पार्टिकल होंगे तो डेल्टा पी बाय 1000 होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं, हर पार्टिकल को लगेगा कि उसी के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाया गया है, डेल्टा पी लगाया गया है, ये बात ठीक है ना। और ये काम यूनिक है किसमें, फ्लूइड्स में, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस की बात अगर हम करें तो फ्लूइड में ही यूनिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये काम कर सकती है, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है, ये बात ठीक है ना। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ ये बात ना, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कभी बिहेव करते हैं सॉलिड की तरह और कभी बिहेव करते हैं लिक्विड की तरह। एग्जांपल दे सकते हो मुझे? प्रेशर वाइज कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कभी पिघल जाते हैं, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ठीक है, मान लेते हैं, है ना, बेटर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो कि कंटेनर में ईंटें भर सकता था मैं और पानी भर सकता था, ईंट और पानी के अलावा कुछ भर सकता हूँ जो फोर्स लगाने पे साइडवेज प्रेशर लगाए, ईंट और पानी के अलावा? हवा। हवा तो फ्लूइड ही हो गई ना यार। अच्छा। हाँ, जैसे बलून ही सोच लो ना, बलून में एक तो हम पत्थर भर सकते हैं, एक बलून में हम पानी भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, एक तीसरा मटेरियल है जो बलून में भर सकते हैं कि हम दबाएं और वो बल्ज हो जाए साइड में। कभी कभी भर भी देते हैं लोग बलून में, वो क्या भर देते हैं, सोच लो। नहीं, क्लिक नहीं कर रहा सर। मर्क्यूरी, बेटा मर्क्यूरी तो लिक्विड ही हो गया, प्रॉपर लिक्विड हो जाएगा ना, तो मर्क्यूरी का एग्जांपल लेना तो एज गुड एज कोई भी फ्लूइड का एग्जांपल लेना है ना। हाँ हाँ, बोलो, कुछ कह रहे थे, हाँ मैं मिस कर गया। क्लिक नहीं हो रहा। मुझे क्लिक नहीं हो रहा, मुझे लगा मिट्टी कह रहा हूँ, मिट्टी। नहीं आंसर इज सर। मिट्टी, आंसर इज रेत, मिट्टी। एक रेत से भरा हुआ बैग इमेजिन कर लो, बोरा भर दिया हमने रेत से, है ना, बोरा है, बोरा जो हमने भर दिया रेत से, पूरा रेत से भरा हुआ बोरा है ये, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो साइडवेज बल्ज होता है कि नहीं होता? ये हाँ, होता है। क्या उतना ही होता है जितना फ्लूइड होता है, उससे कम होता है? कम होता है। कम होता है ना? क्या बिल्कुल ही नहीं होता जैसा सॉलिड हो नहीं होता था? नहीं, ऐसा नहीं तो सर, नहीं। होता तो है। यानी थोड़ा होता है लेकिन बिल्कुल जैसा फ्लूइड होता है वैसा नहीं होता। यानी रेत में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरी तरह से सॉलिड की भी नहीं है और पूरी तरह से लिक्विड के भी नहीं। लिक्विड की भी नहीं है, ये बात ठीक है ना। इससे बहुत सारे अनोखे मतलब चीजें जो है वो हमें आगे चल के देखने को मिलेंगी रेत के बारे में, ठीक है ना। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो रिपल्स बनते हैं नहीं बनते? हाँ। रेत में पत्थर फेंको तो बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ सर, कभी कभी। बनते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए पत्थर बहुत जोर से फेंकना पड़ता हाँ सर, वो है ना। अंदर घुस जाता है और बाकी सब ऐसे हाँ, बाहर बाहर आप से अगर निकल। कभी ना रेत के अंदर, जैसे मान लो कभी है ना आपको जैसलमेर साइड जाने का मौका मिले और वहां पे एक्सपेरिमेंट करो, आपकी अंडरग्राउंड क्या करते हैं, वो जो दिवाली वाला पटाखा होता है ना वो दबा देते हैं, और उसका वो जो विक पार्ट होता है जिसमें आग लगाते हैं उसको बाहर रहने देते हैं, आग लगा के दूर हो जाते हैं। जब वो, सर वो रेत तो उड़ जाएगी ना। अरे अच्छे से दबाएंगे यार उसको रेत में। नहीं नहीं सर, हाँ मतलब ब्लास्ट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ब्लास्ट होने के बाद ही कह रहा हूँ मैं, अच्छे से अगर दबाओगे तो देखना क्या होगा, आपको वो रेत के अंदर रिपल्स बने हुए दिखेंगे। जब वो ब्लास्ट करेगा ना, तो जहां ब्लास्ट करेगा वहां तो क्रेटर बन जाएगा, यानी गड्ढा बन जाएगा। हाँ तो सर, रेत उड़ने का ही वही तो मतलब हुआ। बन गया। अब उसके आसपास भी तो रिपल्स दिखाई देंगे आपको। नहीं सर, वो तो
हम्म, ऐसे उड़ के साइड में आ जाएंगे ना, तो चलो वो देखोगे तभी समझ पाओगे मैं कैसे कहूँ। नहीं सर, किया हुआ है तो बहुत बार। अरे यार क्या बात करो, आपने कभी वो फिल्म देखी है, वो कौन सी थी जो इंडिया के वो न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर बनी थी, पोखरण, यस सर। हाँ है सर ना? देखिए। तो वो जो अंडरग्राउंड टेस्टिंग होती है जब न्यूक्लियर डिवाइसेस की, तो ऐसे रिपल्स नहीं बनते रेत में। नहीं सर, वो तो एक प्रॉपर एक गड्ढा ही तो होता है बिल्कुल। गड्ढा नहीं होता यार, वो नीचे रेत बैठ जाती है जहाँ पे वो डिवाइस डेटोनेट होता है ना, वहां तो जमीन नीचे बैठ जाती है, और उसके बाद की जमीन में रिपल्स बन जाते हैं, जैसे वो वेव्स बनती है ना पानी के ऊपर, उस तरह के। दोबारा देखना उसको, ध्यान नहीं है। है ना? सर अभी एग्जाम्पल कौन सा लिया था? हमने किस में अभी इसके पहले आप एग्जाम्पल बता रहे थे ना, एग्जाम्पल मतलब रेत का। रेत वाला ले रहे थे ना वो, डॉम फोर्ट है। है ना? मिट्टी मिट्टी में या रेत में जो है इस तरह का चीज जो है वो हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं देने वाला था, रेत वाला एग्जांपल मैं भूल गया, लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे याद है फिर दूंगा। एनीवे, तो इसके और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। अच्छा हाँ, आपने क्विक सैंड सुना है? क्विक सैंड हाँ, क्या होता है? क्विक सैंड दलदल। दलदल कहते हैं इसको, हाँ, दलदल, है ना? तो दलदल तो कीचड़ का भी होता है और रेत का भी होता है ना, हाँ है ना? ये समझ, नाम में ही क्विक सैंड है ना। तो दलदल दो तरह के होते हैं, एक तो कीचड़ वाला होता है, और वही काम कौन कर सकता है? सैंड भी कर सकती है। तो सैंड लिक्विड की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। कर रही है ना? बिल्कुल। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हालांकि अब ये थोड़ा इंजीनियरिंग वाला एग्जांपल हो जाता है, लेकिन इसको करके देखना। लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल, है ना? एक थोड़ा गहरा सा चम्मच होता है ना, कड़छी जैसे होती है, वो ले लेते हैं और उसको पूरी तरीके से मिट्टी से भर देते हैं। मिट्टी माइल्डली गीली होनी चाहिए, बिल्कुल गीली नहीं होनी, बिल्कुल ऐसी वो एकदम पानी भरी हुई नहीं, उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर होना गमले वाली चाहिए। मिट्टी वैसे। गमले वाली मिट्टी जो होती है जिसमें रिसेंटली पानी दिया गया हो, हाँ सर, मतलब है मतलब ना? वो एकदम कड़क कड़क उसको सी होती एकदम एकदम नहीं, कड़क कड़क सी नहीं यार, कड़क से नहीं नहीं सर, थोड़ी मतलब हल्की, है ना? हाँ, गील, मतलब पानी मतलब नहीं टपक रहा होता उसमें। एक तो ये वाली क्विक सैंड लेवल की दलदल टाइप मिट्टी हुई, वो नहीं लेनी है ना। हाँ सर, मतलब हल्की सी गीली जो। हाँ। हल्की सी, है ना? हल्का सा मॉइस्चर ऐड कर देना उसमें, उसको कॉम्पैक्ट करके भर लेना, अच्छा खासा चम्मच में दबा दबा के भर लेना। उसके बाद इस चम्मच को ना ऐसे ऊपर नीचे टैप करना, जैसे ठक 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 करते हैं ना, जैसे किसी टेबल के कोने पे, है ना, या जमीन पे, ऐसे टैप करते रहना करते रहना करते रहना। लैब में करने के लिए तो एक मशीन होती है, वो बहुत अच्छे से करती है काम, आप हाथ से करोगे थोड़ी देर में आप देखोगे इसमें पानी दिखना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल क्या बन गई है? लिक्विड। लिक्विड बन गई है, लिक्विड जैसी हो गई है। और लिक्विड जैसा होने पे वो स्ट्रेस झेलना बंद कर देती है। अब इमेजिन करो कि एक घर है जिसकी फाउंडेशन जो है वो इस तरह की सॉइल पे बनी हुई है, जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर है। क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये टैपिंग वाला काम शुरू हो जाए? ऐसा क्या नेचुरल फिनोमिनन हो सकता है जो इसको? भूकंप। भूकंप, हाँ समझ भूकंपी। गया ना? बिल्कुल, अर्थक्वेक्स अगर आ गए तो अर्थक्वेक क्या करेंगे, इस मिट्टी को क्या बना देंगे? फ्लूइड बना देंगे, लिक्विफाइड। लिक्विफाई कर देंगे, यानी लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल हो जाएगा। और ऐसा होते ही ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है फाउंडेशन की वो खत्म हो जाती है, और वो ऐसा मकान क्या करेगा? ढह जाएगा। ढह जाएगा। मतलब अगर इस वाले कॉलम के नीचे हुआ तो ये नीचे चला जाएगा, पूरा मकान टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा तो अपने ही वजन से गिर जाएगा। ठीक है, तो कभी मौका सर, मिले। हाँ बोलो बेटा। आपने एक्सपेरिमेंट क्या बताया था ये? मैंने लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल का एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक चम्मच ले ली हमने, गहरी सी कड़छी टाइप, यस सर। उसको गीली मिट्टी से भर दिया। हम्म। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी गीली है, लेकिन वैसी नहीं है, वो गिलगिली वाली गीली। हाँ हाँ, वो हाँ। ठीक है जी। उसके बाद हमने उसको टैप करना शुरू किया, टप 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 करके, हम्म। और हमें ऐसा लगे पानी ऊपर आ गया उसमें। अच्छा। हाँ,
समझ गए ना? तो जब ऐसा होता है तो द सॉइल इज सेड टू बी लिक्विफाइड, लिक्विफाई हो गई है वो, और लिक्विफाई होने पे वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। यानी पहले तो वो सॉइल क्या कर रही थी, वजन झेल जा रही थी, लिक्विफाई होते ही वजन झेलना बंद कर देती है। तो अगर आप कभी यूट्यूब पे सिर्फ इतना लिखोगे ना, लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल, तो आपको बहुत सारे वो अर्थक्वेक वाले एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें है ना इस तरह के फिनोमिनन हुए हैं, है ना। इसका रीसेंट एग्जाम्पल 2009 में क्राइस्ट चर्च में अर्थक्वेक आया था। क्राइस्ट चर्च कहाँ है? अरे ज्योग्राफी नहीं, चलो न्यूजीलैंड में है। तो क्राइस्ट चर्च में इस तरह का एक अर्थक्वेक आया था, और उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ डैमेज हुआ था वो इसी वजह से था कि वहाँ की सॉइल में पानी बहुत था, और इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था कि लिक्विफैक्शन की वजह से मकान गिर गए थे, है ना। तो अगर आप यूट्यूब पे क्राइस्ट चर्च अर्थक्वेक भी लिखोगे तो आपको बहुत सारे लिक्विफैक्शन ऑफ सॉइल के एग्जाम्पल मिल जाएंगे वहाँ पे। तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनमें एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है साइडवेज फोर्स लगाने की, या साइडवेज प्रेशर लगाने की, या हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाने की। तो अगर आप कभी किसी लिक्विड के अंदर किसी पार्टिकल को एग्जामिन करो तो उसके ऊपर प्रेशर हर तरफ से लग रहा होगा, नॉट जस्ट ऊपर नीचे, हर तरफ से क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? फ्लूइड्स ही कर सकते हैं, है ना। तो अब ये फ्लूइड प्रेशर कितना होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कहानी ये है कि जो हमारे ऊपर हवा है ये भी एक तरह का फ्लूइड है, बात सही है ना। इसकी भी अपनी एक डेंसिटी है। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसिडर करूं, तो इसके ऊपर हवा जो फोर्स लगा रही होगी, है ना, उसका जो प्रेशर बनता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये एट सी लेवल इसकी वैल्यू होती है 1.013 to 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट करो इसको। अच्छा, कभी कभी हम ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको 1 पास्कल भी कहते हैं। श्रीमान ब्लेज पास्कल के नाम पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 पास्कल। तो उस हिसाब से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने पास्कल हो गया? 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, या 101.3 सॉरी किलो पास्कल। 101.3 किलो पास्कल, है ना। नोट कर लो इसको एक बार। और कभी भी हमें समझना हो कि अच्छा ये प्रेशर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सबसे अच्छा काम क्या है, आप एक बॉटल ले लो, प्लास्टिक की बॉटल, और उसमें से पानी, ओ सॉरी, हवा जो है, खाली बॉटल है, हवा बाहर खींच लो। ये प्लास्टिक की बॉटल हो गई, इसमें से हवा आपने बाहर खींच ली मुंह लगा के, ये बॉटल ऐसे दब जाएगी, क्रश हो जाएगी। देखा आपने ऐसा? हाँ सर, ठीक है जी। किसने किया इसको क्रश? बहुत बार किया है, हैं? बहुत बार किया है। नहीं नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ मतलब ये क्रश किस फोर्स की वजह से हुआ? अच्छा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ। ये बात ठीक है ना? जब तक इसके अंदर हवा थी तो अंदर बाहर हवा का प्रेशर क्या था? सेम था। सही बात है ना? जैसे ही आपने अंदर वाली हवा निकाल ली, क्या होगा? तो बाहर का प्रेशर बाहर बढ़ का जाएगा। प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया, तो वो इसको क्रश कर देगा। है बात? यस। ठीक है। तो ये तो हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने ये सी लेवल का है, इसका ध्यान रखना, ये बात है ना। अब आप जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, हवा की डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे कम हो जाएगी यार। अच्छा। हवा नीचे डेंस होती है ना, ऊपर तो हल्की होती हाँ। है ना? तो वो जो प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। दैट्स वाई बचपन में नहीं पढ़ाते थे कि पहाड़ों में प्रेशर कुकर क्यों यूज करना पड़ता है, खुले में खाना बनाने में क्या दिक्कत आती है? पहाड़ों पे खुले बर्तन में खाना बनाने में क्या दिक्कत आती है? याद करो, पढ़ा था बचपन में। किसी को नहीं याद है, ये किसी ने बचपन में पढ़ा ही नहीं। तो प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल तो याद नहीं। प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल याद नहीं है, बट बचपन में कभी ये पढ़ा था आपने साइंस में, जीके में, ज्योग्राफी में, कि पहाड़ों पे खुले बर्तन में खाना बनाना डिफिकल्ट होता है, मतलब देर लगती है खाना बनने में। हवा का प्रेशर नहीं होता इसलिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? प्रेशर कम हो जाने से खाने में क्या दिक्कत आ रही है? सर पहाड़ों पे ऑक्सीजन नहीं होती। पहाड़ों में ऑक्सीजन कम होती है बेटा, होती तो है ही ऑक्सीजन, तो वरना आग कैसे लगेगी, है ना? ऑक्सीजन होती है, कम होती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम हो जाती है ना? बट दैट इज नॉट द रीजन कि खाना देर से बनेगा उससे। अच्छा, खाना, चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। दाल बनाते हैं, दाल, तो दाल में क्या डालते हैं? दाल बनाते हुए दाल में क्या डालते हैं? पानी। पानी। ये बात ठीक है ना? अच्छा, पानी ही क्यों डालते हैं, तेल क्यों नहीं डालते? वैसे तो ऑब्वियस आंसर है कि भाई तेल की दाल कैसे खाएंगे, लेकिन पानी इतना फेवरेट मीडियम ऑफ कुकिंग क्यों है हमारा? पानी हमारा इतना फेवरेट मीडियम ऑफ कुकिंग क्यों है? आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी ये बात समझनी पड़ेगी हमें। चलो, सी लेवल पे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? 100। 100 होता है, वह ठीक है ना, जो कि अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम खुले बर्तन में सी लेवल पे दाल रख दें, तो बाय द टाइम पानी बॉईल होने लगेगा उसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा, हम्म। है ना? और दाल अगर 10-15 मिनट भी उतने टेम्परेचर के पानी में रहेगी तो गल जाएगी। हम्म। सही है। अब होता क्या है कि जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब आपने, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है क्या, कि बॉइलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें वेपर प्रेशर इक्वल टू बाहर का प्रेशर हो जाता है, उसे बॉइलिंग कहते हैं। वेपर प्रेशर पढ़ा है कभी आपने केमिस्ट्री में? नहीं सर। नहीं, नहीं पढ़ा। सरफेस केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी? चलो, जब हम कहते हैं ना समथिंग इज बॉइलिंग, तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसकी वेपर्स ने जो प्रेशर क्रिएट किया है, ये उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया। तो अब जो लिक्विड है वो एस्केप करना शुरू कर देता है। भाई जितना वो वेपर्स के थ्रू प्रेशर ऊपर की तरफ मार रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर उस पर उतना ही प्रेशर नीचे मार रहा है, दोनों बराबर हो गए। तो जो ऊपर की सरफेस का लिक्विड है वो एस्केप करना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। मानते हो इस बात को? ठीक है। अब पहाड़ पे ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? कम। कम हो गया। तो इसका मतलब कम वेपर बन के ही लिक्विड बॉईल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। हो जाएगा। इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पे बॉइलिंग होने लग जाएगी। पहले जो बॉइलिंग 100 पे होती थी वो 82, 83 पे होने लगेगी। अच्छा, लेकिन दाल को गलने के लिए तो एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए ना, एक गर्मी चाहिए। 100 डिग्री के पानी में दाल जो थी वो 15 मिनट में बॉईल हो जाती थी, 80 डिग्री में तो टाइम ज्यादा लेगी ना। हाँ, तो इसलिए क्या होता है पहाड़ों पे खुले बर्तन में, वैसे तो आप बनाने को मजबूरी है तो बना सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। तो वहां पे इसलिए प्रेशर कुकर जो होता है वो बेटर है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खुद का प्रेशर, जब आप बंद कर देते हो, ढक्कन लगा देते हो, तो बाहर के प्रेशर से तो मतलब नहीं रहा।
हाँ सर, उसके अंदर खुद प्रेशर बन खुद जाता प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। तो पानी जो होता है प्रेशर कुकर के अंदर अप टू 140 डिग्री पे जाके बॉईल होता है। कितने पे? है 140। 140 डिग्री पे पानी बॉईल हो रहा है अंदर। इसका मतलब सोचो कि जो दाल पहले 100 में रहती थी खुले बर्तन में, वो 140 पे है, तो और जल्दी बॉईल हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो प्रेशर कुकर जो होता है इसीलिए गैस बचाने का भी काम करता है। जो बचपन से नहीं सिखाते थे कि गैस बचाने का एक तरीका प्रेशर कुकर में खाना बनाओ, है ना। चलो जी, ये भी बात हम समझ गए। सर तो फिर अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फिर ठंड क्यों बढ़ जाती है? ठंड बढ़ना तो एक अलग चीज हुई ना। ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, है ना, वैसे वैसे क्या होता जाए। अच्छा, आप ठंड के लिए ये लॉजिक देना चाह रहे हो क्या कि मतलब हम सन के पास जा रहे हैं तो गर्मी बढ़नी चाहिए? नहीं सर, मैं तो अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा अच्छा था। वैसे पूछ रहे हो। देखो होता क्या है ना कि जो जो हम करंट्स की बात करते हैं ना, जैसे मान लो जो हम ऊपर जाते हैं, है ना, तो जो एयर का करंट है वो नीचे की तरफ होता है। तो वहां पे जो टेम्परेचर वेरिएशंस है, यानी अगर मान लो गर्मी जो होगी तो हवा क्या करेगी, उसको तुरंत मूव कराने की कोशिश करेगी। ऊपर एयर के करंट्स जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ऊपर जो वेरिएशन है टेम्परेचर में वो बहुत कम होता है। इसलिए ऊपर टेम्परेचर लो होते हैं, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। यानी आप जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना वेरिएशन जो होगा वो लो की तरफ ही रहेगा, है ना, उसमें हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जाएगा वो। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं आप पहाड़ पे जाने की जरूरत है, बात सोचना। जैसे आप प्लेन में भी होते हैं ना, तो मतलब हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ मैं। हवाई जहाज जैसे ही ऊपर जाता है तो वहां पे लो टेम्परेचर रीजन में आ जाता है। वो लो टेम्परेचर रीजन टू -60 तक होते हैं। आजकल तो बंद कर दिया डिस्प्ले देना। पहले एयर इंडिया में डिस्प्ले देता था, अपने स्क्रीन देते होती थी आगे, उस पर बाहर का टेम्परेचर लिखा होता था, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता था। बाहर -60 लिखा हुआ है तो आपको लगेगा बताओ हम -60 में उड़ रहे हैं अभी। ठीक है। तो दैट्स वाई जो प्लेन होते हैं उनमें हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते ही एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो होती है आइस फॉर्मेशन की। ठीक है। तो उसका इंतजाम करके रखना पड़ता है कि जो आपके इंजन वगैरह हैं, है ना, उसके आसपास आइस जो है वो फॉर्म ना हो पाए, है ना, उसका इंतजाम वो करके रखते हैं। नीचे आते आते तो वैसे भी पिघल जाती है वो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी। तो जब भी हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, हम ये मान के चलेंगे कि हम सी लेवल की बात कर रहे हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है ना। तो अलग से होगा तो हम कह देंगे। तो अब हमने कहा कि लेट से हम एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर में पानी भर देते हैं। अब इसकी टॉप सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भूलना कभी नहीं है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही, ये तो हो ही रहा है मान के चलना। अब सबको ये बात मालूम है क्या, जैसे जैसे नीचे जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है? नहीं मालूम है तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक इमेजिनरी क्यूबॉइड बना लेते हैं। ध्यान रखना इमेजिनरी है ये। किससे भरा हुआ है इमेजिनरी क्यूबॉइड? हवा। अरे पानी से यार, पानी के अंदर बनाया ना मैंने। नहीं सर, वो तो ऐसे बंद वाला रख देंगे तो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। पानी के अंदर बनाया, ये इमेजिन कर सकते हो? सर मतलब एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। नहीं यार, हमने सिर्फ एक बाउंड्री बना दी है जो पानी से भरी हुई है। कोई कंटेनर नहीं। कंटेनर होगा तो फिर कंटेनर डिस्कस करना पड़ेगा। एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो हमने बना दी है जो पानी से भरी हुई है। अच्छा, इसके हाँ बाहर भी हाँ। पानी है, अंदर भी पानी है। सही है ना। सर मतलब कोई बॉर्डर नहीं है ना? कोई बॉर्डर है ना, इमेजिनरी बॉर्डर है जो हमने बना रखे हैं। नहीं सर, मतलब प्रैक्टिकल बॉर्डर नहीं है ना? रियल बॉर्डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। हाँ। पक्का। हाँ सर, ठीक। थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस डब्बे के अंदर के पानी को कंसिडर करो। ये पानी ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं। नहीं, इसीलिए उसको स्टैटिक कह रहे हैं ना हम लोग, स्टैटिक है। तो इसमें ऊपर यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। पी एटमॉस्फेरिक। यहाँ जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं अभी के लिए पी कह देता हूँ। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होने की उम्मीद है, पी या पी एटमॉस्फेरिक? पी। पी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं P टाइम्स A माइनस P एटमॉस्फेरिक टाइम्स A, तो ये मेरे पास नेट
अपवर्ड फोर्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ए इसका एरिया है, बाय द वे ध्यान रखना है ना, टॉप और बॉटम का। गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हाँ बोल दो। नहीं सर, डाउट तो नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये नेट अपवर्ड फोर्स किसे बैलेंस कर रही है अगर ये रुका हुआ है तो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बे नहीं यार, वो तो ऑलरेडी ले लिया ना हमने यहाँ पे। अच्छा, mg mg को, ये बात समझ रहे हो, इसका हम्म। अपना एक वेट है। जितना पानी आपको इस डब्बे में भरा हुआ दिख रहा है, वो डब्बे में भरा हुआ पानी कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब रुका हुआ है। रुका हुआ है तो उसके वेट को किसी ने तो बैलेंस कर रखा है, वो इसने बैलेंस कर रखा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया P माइनस P एटमॉस्फेरिक टाइम्स A इक्वल टू mg। कोई दिक्कत? ठीक नो है। सर। अब देखना मैं m को कैसे लिख रहा हूँ। m को मैं लिख रहा हूँ मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी A इंटू h। ये h जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। हमारे तो डेप्थ है ये, बट इस कंटेनर की तो हाइट हो गई ना। तो ए एच इंटू रो इंटू जी। गलत तो नहीं लिखा? देखो सही है। बोलो भाई। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। शुरू से करो बेटा। नहीं सर, यही वाला जो यही लास्ट वाला पार्ट है ना। देखो आपने कहा कि जो बॉटम पे प्रेशर है वो P है, जो टॉप पे प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक है। ये सही है ना? यस दोनों तरफ के प्रेशर को दोनों तरफ के इंडिविजुअल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? नेट अपवर्ड फोर्स। यस सर। ठीक है। दैट नेट अपवर्ड फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द फ्लूइड इन द कंटेनर। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो हमने जो वेट लिखा है राइट हैंड साइड पे, उसको लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम हमने कितना लिखा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स हाइट। ओके सर। सही है ना? तो ये Yes. जो इक्वेशन आई हमारी, उसके हिसाब से देखो P कितना बन गया? P बन गया P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो जी। और इस P को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर है ना। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना? समझ गए बात? अगर आप इसमें सिर्फ एच रो जी लिखोगे तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, बट ध्यान रखना है ना। अगर आप P एटमॉस्फेरिक के साथ प्रेशर बता रहे हो तो दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर P एटमॉस्फेरिक के बिना प्रेशर बता रहे हो तो दैट इज ओनली गेज प्रेशर, है ना? लिखो एक बार, फिर इसको और डिस्कस करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। सर जैसे हमने 1 पास्कल की वैल्यू लिखी थी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 यार 1 न्यूटन पास्कल पर की क्या मीटर लिखी है स्क्वायर। यार हमने? 1 पास्कल तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा था यार हमने, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ है ना? हाँ। नहीं सर, ठीक है, समझ गया। अच्छा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि हाँ, 1 हाँ। एटमॉस्फेयर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर तो है, वो तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ वो समझ गया था, इसलिए नहीं पूछा। कोई और यूनिट जानते हो प्रेशर की आप लोग? टायरों में हवा भरवाई कभी गाड़ी के पहिए में? हाँ उसमें प्रेशर किस में लिखा होता है? मशीन पे कभी लिखा? PSI। हाँ PSI। क्या होता है PSI? PSI क्या होता है?
तुक्का ही लगाना हो, मान लो हमारी जान इसी पे डिपेंड कर रही हो कि गोली मार दी जाएगी, तो क्या तुक्का लगाओगे? प्रेशर है ये, फोर्स ऑन सम एरिया। लेट्स से ये फोर्स की यूनिट है, तो क्या होगी ये फोर्स की यूनिट जो पी से शुरू हो रही है? पास्कल। वो तो पास्कल तो प्रेशर होता है बेटा। फोर्स की कौन सी यूनिट है जो पी से शुरू होती है? हिंट देता हूँ, इंपीरियल यूनिट है, वो अंग्रेज यूज करते हैं। पाउंड। पाउंड, बिल्कुल पाउंड। फिर पर लगा देता हूँ, पर, तो ये एरिया की यूनिट हो गई, पर पाउंड पर स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच, स्क्वायर इंच, ठीक है ना? पीएसआई। अब पीएसआई सुन ही लिया आपने, तो यूट्यूब में ये लिखना 60,000 पीएसआई वाटर जेट। बड़े ही अनोखे वीडियो मिलेंगे आपको। 60,000 पीएसआई का वाटर जेट जो होता है वो पत्थर काट देता है, लोहा काट देता है, सोना काट देता है, बेसिकली कुछ भी काट देता है वो। अब आप सोचो पानी से कैसे किसी चीज को काट सकते हैं? तो इतनी तेज अगर वो करेंगे तो हाँ, कट ही इतनी जाएगा। कट ही जाएगा ना। तो वो चेक करना, 60,000 पीएसआई की कहानी जो है वो चेक करना। जैसे वो धीरे धीरे पत्थर कट जाता है वैसे वो एक बारी में कट जाएगा। हाँ, वैसे पत्थर कटाता है वैसे ही कट जाएगा, बिल्कुल। हाँ, लेकिन पानी से पत्थर कट रहा है, देखने में मजा तो आता ही है यार, है ना? नहीं सर, पानी से जैसे मतलब कहते हैं ना कि रिवर्स अपना रास्ता खुद बना लेती है हाँ, धीरे धीरे वो काट लेकिन के। वो काम लाखों साल में करती है ना यार, ये हाथ के हाथ सामने के सामने हो हाँ सर, जाता मैं है वही ना। तो कह रहा हूँ, जैसे उसमें धीरे धीरे कटता है इसमें एक बारी में कट जाएगा। बस यही है काम। सर डायमंड भी कट जाएगा? डायमंड का यार मैंने उस पर कोई एक्सपेरिमेंट देखा नहीं, मुश्किल है, डायमंड बहुत हार्ड होता है ना? एक्चुअली हार्डनेस जो होती है ना वो हम मेजर करते हैं। किसी को हार्डनेस की यूनिट पता है? हार्डनेस की यूनिट कुछ ऐसे होती है, मो होती है शायद, है ना? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऐसा ही कुछ होता है। तो वो उस MHO मो वाला स्केल में हार्ड बहुत ऊपर आता है डायमंड। ये वाटर जेट काम कैसे करता है? वैसे काम करना तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इमेजिन करो एक बहुत पतली स्ट्रीम में बहुत तेज फ्लो में पानी आ रहा है, तो इट विल क्रिएट एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये बिल्कुल वैसा ही प्रेशर है जैसे कोई ड्रिल लगाती है। ड्रिल क्या होती है? ड्रिल के आगे ना एक ड्रिल बिट होता है, जिसको मान लो कोई मटेरियल कह सकते हैं, डायमंड से लेके कुछ भी हो सकता है ना? तो ये जो ड्रिल बिट होता है ये क्या करता है? प्रेशर लगाता है, और ये इस तरह से घूमता हुआ आता है ऐसे, तो अंदर घुस जाता है। तो उसी तरीके से पानी भी अगर बहुत तेज तरीके से आएगा तो वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे ड्रिल बिट करता है वैसे। अच्छा, जैसे गाड़ियां साफ होती है बस उसमें थोड़ा कम प्रेशर और होता उसमें है। कम होता है तो गाड़ी में छेद हो जाएगा ना एक तो फिर, हाँ। है ना? उसमें इतना प्रेशर होता है कि जब वो मिट्टी विट्टी लगी होती है गाड़ी के नीचे तो वो हट जाती है उससे, है ना? मतलब बस उसको 60,000 PSI पे हाँ, घुमाई वो जो है गाड़ी बस। वाला प्रेशर होता है वो तो 150 PSI का भी नहीं होता। उससे कंपेयर कर लो कि वो जो 60,000 PSI है वो कैसा होता होगा। तो सर तो हाँ जी। जिसमें से ये इतनी तेजी से आ रहा होता है हम्म। तो वो नहीं डिस्ट्रॉय होता? नहीं बेटा, उससे तो बाहर निकलने पे है ना। देखो जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो आप ये देखोगे कि फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो मतलब जहां से आ रहा है से जहां जा रहा है की तरफ होता है ना। तो जिसकी तरफ डायरेक्टेड होगा उस पर जाके प्रेशर लगाएगा ना। वो जो डिवाइस है उसका काम तो उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करना है। मेरी बात समझ रहे हो? जब वो किसी चीज से टकराएगा तो दैट विल मैनिफेस्ट इनटू प्रेशर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? सर वो तो फेंक रहा है ना। हाँ, आपने किसी चीज को फेंका, वो जब तक किसी से टकराई नहीं तब तक नुकसान थोड़ी पहुंचाएगी, ओके सर। है ना? तो उसी तरीके से है कि जैसे मान लो जब बुलेट निकलती है बैरल के अंदर से तो बैरल को नुकसान थोड़ी पहुंचाती है। तो वो हमारे हाथ को और सामने वाले को। नहीं, हाथ को तो चलो रिकॉइल है, वो तो एक अलग चीज है। बट मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ, जब वो किसी चीज से टकराएगी तो अपना एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगी ना। तो उसी तरीके से ये वाटर जब किसी चीज से टकराएगा तो इट विल मैनिफेस्ट इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर।
तो वो प्रेशर जो है वो चीजों को कट करता है ना? सर बट वो सारी जगह पे तो प्रेशर लगाता है ना फ्लूइड तो। नहीं यार, वो डायनेमिक केस में अलग हो जाता है, तभी तो स्टैटिक वाले को हम अलग से पढ़ रहे हैं बेटा। मैं आपकी मतलब बात समझ रहा हूँ, एक आप अभी पाथ तक से जितना फ्लो पढ़ा कर ना रहा है उसके ना वो तो। मेरी बात समझो ना। जैसे मान लो एक फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, इनका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। अभी तक तो मैंने इनको ये पढ़ा है ना कि फ्लूइड हर तरफ बराबर प्रेशर लगाता है, लेकिन वो तो कौन सा फ्लूइड लगाता है बेटा? रुका हुआ लगाता है ना। हम बात कर रहे हैं ऐसे चलते हुए फ्लूइड की है। चलता हुआ फ्लूइड साइड में प्रेशर नहीं लगाता, ओके सर। वो डायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। यस वरना क्या होता है कि अगर इतना प्रेशर पे फ्लूइड जा रहा हो तो दीवारें तोड़ के निकल जाता है ये। तो पाइप भी तो ऐसे ही काम करता है, पाइप भी तो एक पाथ ही तो देते हैं उसे। तभी तो पाइप साइडवेज नहीं टूट रहा है, ये बात समझ रहे हो ना। देखो, एक होता है डैम और एक होता है पाइप। तो डैम में भी एक रेजर्वोयर पार्ट होता है। रेजर्वोयर ये बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पानी को क्या करके रखता है? रोक के रखता है। रोक के रखता है। तो ये साइडवेज प्रेशर इसकी दीवारों पे कितना इमेंस होता होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। कभी किसी डैम को बनते हुए देखना, या बने हुए डैम में खाली रिजर्वायर पड़ा हो तो देखना, आपको उसकी दीवारों की मजबूती समझ में आएगी कैसे बनाया गया होगा। हाँ सर, क्योंकि बहुत उसको मोटी मोटी सी बहुत होती मोटी दीवारें, हाँ समझ गए ना। अब चलो खैर, मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग किया है, इसलिए मैंने तो वो दीवारों को अंदर से देखा है ना। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वो दीवारें अंदर से जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत ही अमेजिंग डिजाइन होता है, ताकि वो प्रेशर को सही से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अगर आप किसी नॉर्मल कंटेनर की तरह बना दो उन दीवारों को ऐसे सीधा, और उसमें पानी भर दो, क्या होगा? ये वाली दीवार इधर गिर दीवारें जाएगी, ये वाली टूट के इधर गिर गिर जाएगी। जाएंगी। ठीक है ना। तो इनको बहुत ही स्पेसिफिकली डिजाइन करना पड़ता है, इस तरह से डिजाइन दीवारें होती हैं। ठीक है ना। तो उस तरह से क्या होता है, इनका प्रेशर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। अच्छा, पर फिर ये जब भी ऐसे सीधा नहीं बहुत होता, सारे डैम में एक बार खोल देते तो वो भी टूट भी तो जाता है डैम। कई बार हो जाता है, बिल्कुल, है ना। अगर आपने उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया, तो जो डैम होता है उसमें हमें स्टैटिक प्रेशर के खिलाफ काम करना होता है, और पाइप में हमें कौन से प्रेशर के खिलाफ काम करना होता है? डायनेमिक प्रेशर के, है ना। तो वहां पे जो पूरी साइंस है वो बदल जाती है। ठीक है जी। मैं अचानक से बहुत तेज बहते हुए पानी को आगे से रोक दूं तो क्या चिंता हो जाएगी मुझे? सर वो पानी पाइप नहीं। साइडवेज फट जाएगा, हाँ, है ना। समझ रहे हो बात को ना। क्योंकि हमने इस फ्लूइड के डायनेमिक नेचर को किस में कन्वर्ट कर दिया अचानक से? स्टैटिक्स में। स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो एक बहुत ही तो वो डेंजरस पीछे से सिचुएशन। तो पानी आ ही रहा है ना। तो आ जाएगा कहाँ? वो तो फिर आगे वाला तो नहीं नहीं स्टैटिक हो सर, मैं वही तो जाएगा। कह रहा हूँ, पीछे से पानी आ रहा है तभी तो ब्लास्ट हो बिल्कुल, जाएगा वो पाइप। तभी प्रेशर लगाएगा वो, है ना। बिल्कुल। anyway, तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो प्रेशर है उसको मेजर करने का डिवाइस क्या होता है? बहुत ही कॉमन डिवाइस जो प्रेशर को मेजर करता है। बचपन में पढ़ा होगा जीके में यार, ये भी तो। उसको बनाने वाले इंसान का नाम भी रटाया जाता था बचपन में यार, ऐसे मत करो। बी से होता था, चलो। बैरोमीटर। बैरोमीटर। हाँ, बैरोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर जो है ये प्रेशर मेजर करने का काम करता है। तो अगली क्लास में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हाउ डज ए बैरोमीटर वर्क। किसने बनाया था? हालांकि बहुत सारे डिजाइन है बैरोमीटर्स के, जो बहुत बेसिक डिजाइन है वो एक साइंटिस्ट ने बनाया था। किसी को नाम याद हो? टी से, ओ से, आर से, आई से, और इसीलिए हाँ। अब ये जो भाई साहब थे, इनका नाम लिखते हम ऐसे हैं तो, लेकिन इटालियन है तो इनका नाम टॉरिचेली होता है वैसे। टॉरिचेली, है ना। नूडल होते हैं हाँ सर। जिनसे सेवइयां बनती हैं दूध में डाल के, इसको वर्मीचेली कहते हैं। हम लोग कह देते हैं वर्मीसीली, है ना। जैसे टॉरिचेली को हम ये कह देते हैं, बट टेक्निकली ये वर्मीचेली है ना। तो इटालियन लोगों के नाम लेना भी हम सीख गए। चलो, बैरोमीटर का वर्किंग पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना। तब तक YouTube पे 60,000 PSI के वाटर जेट के मजे लो सब लोग, है ना। चलो।
थैंक यू सर। सर थैंक यू जी। थैंक यू सर।